सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल का दिन शायद पीटीआई के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ, दोनों हवालों से। एक तो जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया वो ज़ाहिर है उससे महरूम हो गए। 12 जुलाई वाला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के खुद का, उसको कलअदम करार दे दिया। यानी पीटीआई अब नहीं है इस वक्त पार्लिमानी पार्टी के तौर पे, यानी उसका नामो निशान इस वक्त पार्लिमान से ख़त्म हो गया। दूसरा जो एक बात है वो एक है तो कुदरती आफत, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है उसमें पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार है। जी, मैं बात कर रही हूँ साने सवात यानी साना फ़िज़ा गढ़ की, जहाँ पर तकरीबन 18 के करीब जो सयाह थे वो पानी की लहरों की, दरिया की लहरों की नज़र हो गए। 3 को बचाया जा सका है, मज़ीद 3 की लाशें अभी मिली भी नहीं है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। बट माई पॉइंट वॉज कि 11 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत, और आज तक वो कोई मरबूत निज़ाम रेस्क्यू सर्विस का नहीं बना सके। इसकी क्या वजह है? दूसरी बात यह कि अगर ये फ्लड्स ऑलरेडी आ रहे थे, बारिशों की प्रेडिक्शन थी, प्री मानसून की प्रेडिक्शन थी, कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, कोई वार्निंग जारी नहीं की गई, इंतज़ामिया की बेहिसी एक तो इसमें कि आपने पहले से कोई इक़दाम नहीं लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो आपने नहीं लिए। दूसरा, जब ये सानिया हुआ तो फिर आप मदद को नहीं पहुँचे। विक्टिम फैमिली जो थी उनका एक जो बच जाने वाले थे वो किस बेबसी से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। शॉर्ट क्लिप है, ज़रा सुनिएगा। ये क्लिप आपने सुना, आप ज़रा विजुअल्स लगाइएगा। ये तो हुकूमत की नाअहली का ये उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी बुरी तरीन कारकर्दगी है। लेकिन उसके अलावा मैं ये सोच रही थी कि जब ऐसे किसी चीज़ें होती हैं तो हम तो वो कौम है जो अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ कर लेते हैं। ये जो विजुअल्स हैं जिसमें वो फैमिली फंसी हुई है वो कोई बहुत दूर नहीं है। शहरी वहाँ पर खड़े थे, अपने अपने बयान बातें कर रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे, मोबाइल पे फुटेज बना रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद की कोशिश नहीं की। आप दरिया में नहीं उतर सकते थे, तुग़यानी थी, समझ में आता है, लेकिन क्या आप किसी रस्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? आप कोई बड़ी रस्सी नहीं बना सकते थे? आप कोई पाइप्स का ऐसे अरेंज फौरी नहीं कर सकते थे? आपके पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम था, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हुआ। ये हमारी आवाम की भी एक बेहसी है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और केपी के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। इस पर और इसके साथ कुछ मज़ीद चीज़ों पर मैटर्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के तर्जुमान। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ हसन साहब। वालेकुम सलाम नादिया। रऊफ़ हसन साहब फरमाइएगा कि ये जो फ़िज़ागढ़ वाला वाक़या हुआ है, साने सवात जो हुआ है, क्या वजह थी? इंतहाई कोताही, इंतहाई नेग्लिजेंस, इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी, एक तो इंतज़ामिया की, हुकूमत की, मरबूत निज़ाम नहीं बना सके, हुआ क्या आखिरकार ये? थैंक यू नादिया। देखिए, एक इंसानी ट्रेजेडी है, बहुत ग्रीवियस किस्म की इंसानी ट्रेजेडी है। एक ही घर के इतने लोग फौत हुए हैं। सो ऑन द वन हैंड, जैसे कि आप थी जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उनसे कोताही हुई है या क्या हुआ है, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच सके, वक़्त के ऊपर नहीं पहुँच सके, उनको पहुँचना चाहिए था। तो इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो लोग इसमें वांटिंग पाए गए, जिनकी जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिश हुई, मेरा ख्याल है कि उनको अब क्या सज़ा दी जाती है वो तो वही बताएंगे कानून के मुताबिक। लेकिन इंसानी हमदर्दी है वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की सिचुएशन में जहाँ के एक ही घर के 15 लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, वहाँ शायद हायर लेवल ऑफ इंसानी हमदर्दी की ज़रूरत थी। मैं बिल्कुल कंसीड करता हूँ, मैं अपने आपको पता है मैं वर्ड्स मिन्स नहीं करता। सो वहाँ जिन लोगों ने सफ़र किया है, लाजमी बात है उनके जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, और हम इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको कूल करें, हम उनको हौसला दें, हम उनकी जो मदद हो सकती है वो करें। तो शायद हम वो नहीं कर पाए। मैं ज़ाती तौर के ऊपर मुझे इस सारे इंसिडेंट के बारे में बहुत अफसोस है, एंड आई होप कि सूबाई हुकूमत जो है वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको करार वाकई सजा देगी, और जो फैमिली है
उसकी भी जो भी मदद हो सके इंसानी तकाज़ों के मुताबिक वो की जाएगी। सर आपसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप यही रवैया रखेंगे और ऐसा ही जवाब देंगे। एनीवेज हम इस पर कुछ मज़ीद भी हम आगे जाके बात कर लेंगे और इस पर प्रॉपर एक इंशाल्लाह ताला कल इसको डिटेल्ड इस पर प्रोग्राम भी करेंगे। मुझे ये फरमाएगा कि कल जो फ़ैसला आया है रऊफ़ हसन साहब, हामिद ख़ान साहब से हमारी बात हुई कल के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, हामिद खान साहब के साथ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। उनका रवैया जो हामिद खान साहब के साथ था, कल हमारे बयानिए में उनके कुछ स्किट्स आए हैं, कुछ उनमें जो कि चीफ जस्टिस का और बाकी एक दो और जज साहिबान का जो रवैया था, हामिद खान साहब जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी फ्यू रिनाउंड लॉयर्स हैं, उनकी सारी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इज्जत है। जो उनका रवैया उनके साथ था वो इंतहाई मुतकब्बिराना था और इंतहाई गैर मुनासिब था, इंतहाई जज को बिहोव नहीं करता। बिल्कुल सही कहा जी हामिद खान साहब ने, हम इसी की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही मिला। अनफॉर्चुनेटली जो प्रिटेंशंस हैं अब वो ख़त्म हो गई है। देखिए इस किस्म के जब भी कोई फैसले आते हैं तो फिर उनमें देखिए इस मुल्क में इस वक्त जो हकीकत है वो बड़ी सिंपल है, वो ये है कि आइन नहीं है, कानून नहीं है और जमहूरियत नहीं है, और एक ढांचा है जिसके ऊपर एक इन तमाम चीज़ों का एक लुबादा डाला गया है, लेकिन वो जो लुबादा है वो तार है और उसमें से सब कुछ नजर आ रहा है। अब ये जो सिस्टम बना है इस वक्त, इसको ख्वाजा आसिफ साहब की जुबान में इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं। तो अब पता नहीं पाकिस्तान की किस्मत में यही सिस्टम है, कब तक है। रऊफ साहब माजरत के साथ ये वही सिस्टम है जब आप लोग के लोग भी खुश थे, जब खान साहब आते थे और हमें बताते थे कि हम सब एक पेज पर हैं, हमें कोई इशू नहीं है। पता नहीं कैसे लोग अलग अलग पेज पर होते हैं। तो ये वही सिस्टम है, वहाँ इजहार नहीं हुआ था, यहाँ इजहार हो गया है। द ओनली डिफरेंस नहीं नादिया, नहीं, आई मस्ट करेक्ट इट। उस वक्त आइन था, कानून था, जमहूरियत थी। आज ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है। ये फर्क है, ये बड़ा फंडामेंटल फर्क है। चलें मैं ठीक है। आपने कहा कि मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती कि जमहूरियत भी किसी पार्टी में नहीं है। चलिए आइन और कानून नहीं है, आई एग्री, बट अदर देन दैट अभी आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब क्या लाहे अमल है? मतलब क्या आपको लगता है कि कहीं आपसे गलती हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ जाने पे? चले वो भी छोड़ दें, आगे क्या कर रहे हैं? मतलब एक एलामिया जारी कर देना जो कि तैयार शुदा एलामिया था, वेरी इन नेक्स्ट 2 मिनट्स वो सारे ग्रुप्स में आ गया। अब क्या करेंगे? कोई एहतजाज, कोई सड़कों पे निकलेंगे, किसी किस्म की एजिटेशन होगी, क्या होगा सर? या बस ठीक है एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, एक्सेप्ट करने की बात नहीं है। देखिए हम एक सियासी जमातें होने के नाते हमारे ऊपर एक लिमिटेशंस मौजूद हैं। हम एहतजाज करते रहे, एहतजाज करेंगे, हम लेजिस्लेशन में एहतजाज करेंगे और हो भी रहा है। हम इस फैसले के बावजूद हम कानून का दरवाज़ा जो है खटखटाना नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल खटखटाते रहेंगे। शायद कहीं किसी का ज़मीर जो है वो स्टर करे, शायद किसी को आइन और कानून याद आ जाए। और तीसरी है जो हमें आइन और कानून खटखटाने का क्या ऑप्शन है? मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो है कि हमारे पास जो आइन और कानून हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, वो हम एक मुल्कगीर एहतजाज जो था वो प्लान होया हुआ है और उसको उन्होंने खान साहब ने उसकी जो लॉन्चिंग है उसको डिले कर दिया था 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि इस खत्ते के और पाकिस्तान के हालात इसराइल की एग्रेशन के बाद वो थोड़े से ज़रा डिस्टेबलाइज हुए थे। तो अब उन खान साहब का हुक्म आना है कि उन्होंने कब से उसको लॉन्च करना है, तो हम बिल्कुल मुल्कगीर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब तो हमारे पास और कोई नजर नहीं आ रहा। सर आप ये प्लानिंग अच्छी है या होगी, बट रियलिटी इज़ के इमरान खान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुझसे पूछे बगैर पेश ना हो, वो पेश हो जाता है। फिर कहा जाता है कि नहीं पेश तो हो गया, पास नहीं होगा। फिर खान साहब से मुलाकात नहीं होती और वो पास भी हो जाता है। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि जी मैं असेंबली तोड़ दूंगा, पास नहीं हो दूंगा, वो भी हो जाता है। खान साहब से मुलाकात नहीं होने देती। अलीमा खान साहबा आती है, वो कहती है खान साहब माइनस हो गए। फिर वो कहती है कि हम यहाँ पे आके 10-10 घंटे खड़े होते हैं, वो लोग आके खड़े क्यों नहीं हो सकते? तो खान साहब की बात सर मान कौन रहा है, चल कहाँ रही है जो ये कुछ होगा? और खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया है, खुद जुनैद अकबर साहब ने उनकी चार्जशीट दिया, छोड़े दीगर पार्टीज़ को। तो आपके पास तो निकलता ही एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा था, अगर उस पर भी इतनी लंबी अपने ही लोगों की चार्जशीट है और खान साहब की नाफरमानी हो चुकी है, तो फिर रह क्या जाता है? पंजाब से तो वैसे ही लोग नहीं निकल सकते। देखिए नाफरमानी खान साहब की ना हुई है ना हो सकती है। इस पार्टी वही फैसले होंगे जो खान साहब कहते हैं और वही फैसले होते रहे हैं।
बजट ने पास होना था, वो एक आपके आइन का तकाजा था कि आपको 30 जून तक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो बजट पास करना था। 2 दिन पहले हो गया, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। खान साहब ने उसको बाद में जब मीटिंग हुई है तो एंडोर्स कर दिया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, खान साहब इस पार्टी से ना कभी बाहर हुए हैं ना हो सकते हैं। खान साहब भी पीटीआई हैं और पीटीआई जो है वो खान साहब के बगैर कुछ भी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है वर्चुअली। सो उसको बाहर नहीं किया जा सकता। जहां तक रहा ये जो कंप्लेंट्स हुई है एक दो लोगों की, चार्जशीट अगेंस्ट सीएम केपी, मैं अर्ज करता हूँ ये पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन जो गलती हुई है कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं देनी चाहिए। पार्टी के अंदर फोरम्स मौजूद हैं, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है। ये स्टेटमेंट्स वहाँ दी जाती है कहाँ कि वहाँ उनको रिड्रेस किया जाए, वहाँ उनको जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए, और वही हो रहा है। ये सारे जो मसाइल हैं इनको हम पार्टी फोरम्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और इन मसाइल को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम सब खत्म कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल कमेटी है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड हुआ ना कि बजट पास किया जाए? जी, बजट उसने हमने पॉलिटिकल कमेटी की उसमें सलमान अख्तर राजा मौजूद थे? जी मौजूद थे जी। तो फिर उनको हैरत क्यों हुई और उन्होंने ट्वीट क्यों कर दी? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए प्लीज, जरा सुन लीजिए करे ना, कुछ थोड़ा सा जरा डिटेल्स होती है ना। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग से पहले केपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, जिन्होंने यूनानिमसली कंडीशनली पास किया था बजट को कि खान साहब से मुलाकात जो है वो होनी चाहिए और वो हो जाएगी। उसके बाद वो हमारे पास वो लेके आए पॉलिटिकल कमेटी में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी पॉलिटिकल कमेटी है, और वहाँ भी जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोविजनली केपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले को एंडोर्स किया था, और वो ये था कि खान साहब के साथ मीटिंग होनी चाहिए। अब वो मीटिंग नहीं हो पाई और उस आईनी तकाजे के मुताबिक वो बजट पास होना था, तो वो बजट पास हो गया। खान साहब ने उसके बाद उसको एंडोर्स कर दिया। जब वो गए हैं तो उसको एंडोर्स कर दिया। तो ये इशू एक है, इशू है फंडामेंटल इशू जो है वो खान साहब के आईनी और कानूनी हकूक जो है वो पामाल किए जा रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू रऊफ हसन साहब आपके टाइम का। और हसन साहब का कहना ये है कि जो फैसला आया है जिसमें पीटीआई से मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं वो उसको महरूम कर दिया गया है, इस पर हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वही एहतजाज जो पहले से लाइनअप था, लेकिन इसराइल और ईरान की जंग की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। लेट्स सी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद इश्यूज़ पे बात करेंगे और आगे आने वाला सिनेरियो क्या बन रहा है। PMLN की मजबूत होती पोजीशन क्या आने वाले वक्त में मज़ीद मजबूत होगी? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के इस फैसले के बाद कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती और दीगर पार्टीज़ में तकसीम होंगी, अब आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या कंसीडर किया जाए जो पीटीआई के लोग थे एक दफ़ा फिर वो आज़ाद अरकान और जो PMLN की कोई सा बरतरी हासिल हुई है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी की को मज़ीद सीट्स मिलेंगी? आगे आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर भी अब बात हो रही है। इस अभी प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर CC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर गवर्नर सिंध, फॉर्मर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो कि चेयरमैन है PTI के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पहले तो बताएगा कि कल का फैसला आ गया, अब वो जो बात हमेशा से मखसूस नशिस्तों के हवाले से रही, 12 जुलाई का फैसला कल अदम हो गया, किस तरह से देखते हैं? वह PTI की पोजीशन कितनी मज़ीद कमज़ोर हुई आपकी नज़र में? देखिए, ये एक सिस्टम है, अथॉरिटेरियन सिस्टम है। सिर्फ पाकिस्तान की नज़र में, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान इज रैंक्ड एज एन अथॉरिटेरियन स्टेट। तो जाहिर सी बात है ये उसका तसलसल है। हमारी जुडिशरी आज़ाद नहीं है। बहुत कम हमारे हिस्ट्री में ऐसे ओकेजन्स रहे हैं कि जब आज़ाद थी। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात है, अवाम का मैंडेट पहले छीना गया और ये दोबारा अवाम का मैंडेट छीना गया। लेट्स सपोज PTI ने सही तरीके से कोई चीज़ नहीं लीगल पॉइंट्स रेज किए, तो अवाम का क्या कसूर है? 24 करोड़ अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज आपने कर दिया उठा के कि जी पहले बल्ला लेके, पहले उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए हर किस्म की मुश्किलात कायम की गई। पहले ये कहा गया कि जी आपने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती वो
एक छोटा सा वो जलसा नहीं कर सकते थे, एक रोड शो नहीं कर सकते थे जिसमें को 25-50 लोग आके हिस्सा ले सकें। उसमें वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ से कराते? सारी कुर्सियां तोड़ दी जाती थी, उठा दिए जाते थे, लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता था। तो अफसोसनाक बात है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे चैप्टर्स आए हैं और उसी का तसलसल है। चले, मैं ज़रा कायरा साहब, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से हो, पीपल्स पार्टी से ये सवाल बनता है क्योंकि हमेशा जमहूरियत की अलमबरदार रही है, कि आपको लगता है कि ये फ़ैसला ठीक है, कानूनी सियासी जो आइनी पेचीदगियाँ हैं उसके हट के भी अगर अखलाकियात की भी बात करें, मोरल ग्राउंड में भी बात करें, अवामी मैंडेट की भी बात करें, तो ये जमहूरियत के लिए कोई नेक शुगुन है? देखिए, फैसला करना है अदालत। 13 रुकनी बेंच ने उसमें से 6 रुकन जो लोग थे उन्होंने फैसला या खिलाफ दिया या पार्शली खिलाफ। 7 जजेस ने कहा कि ये फैसला इस तरह है। अब इससे पहले भी एक अदालत ने ही फैसला दिया था, उसमें भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, कोई नए जज नहीं भर्ती हो गए। और उससे पहले भी एक हाई कोर्ट ने, उसके भी फुल बेंच ने एक फैसला दिया था जिसको सेट असाइड किया था पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। और अब 13 जजेस पे मुश्तमिल बेंच ने उस फैसले की इंटरप्रिटेशन कर दी कि नहीं, उसकी जो अपील सुनी। अब अगर आप कोई प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन आपका चल रहा है और इन द मीन टाइम कानून तब्दील होता है, तो नए कानून के तहत नई अदालत तश्कील पाई है। अब ये सवाल कि जी ये जो अदालत है ये दुरुस्त नहीं है, बेंच अच्छा नहीं है, बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं तरमीम से बना और वो चैलेंज हुई है। भाई 26वीं तरमीम नहीं है, ये आइन है। ये आइन उसी पार्लिमान ने अमेंड किया जिस पार्लिमान ने ये आइन बनाया था, जिसने 18वीं तरमीम की थी, जिसने 8वीं तरमीम की थी, जिसने बाकी तरमीम की थी। इसके ऊपर आपको कोई एतराजात हैं, बिस्मिल्लाह, आपका हक है, रखिए। लेकिन जो पार्लिमान ने पास किए कानून है, अगर आपका ये ख्याल है कि ये जेली मैंडेट वाले हैं, फलां हैं, तो फिर तो हुकूमत भी नहीं है, फिर तो पार्लियामेंट की दीगर कानून साजी भी नहीं है, फिर तो बजट भी नहीं है, फिर तो आपके खारजा पॉलिसी जो कुछ बन रही है वो भी गलत है। फिर तो सारी चीजों को डिसोन कर देना। आपने अपने मुल्क के हालात के पेश नजर जो जिस तरह की गवर्नेंस है उसमें जो फैसले हो रहे हैं उसको देखना है। ये एक अदालती फैसला है। अब रही बात कि ये सीटें ठीक दी गई हैं या गलत दी गई हैं, इस पे अगर कोई मौक़िफ़ हो तो बिस्मिल्लाह तो बात कर लेते हैं। क्या ये भी तो हो सकता था कि ये सीट्स खाली रहे, लेकिन वही वाली बात है कि अब अदालती फैसला है, अदालती फैसले पर अमल दरामद करना है। ये नहीं हो सकता सर, अदालत में ये नहीं हो सकता कि सीटें खाली रहे। ये नहीं हो सकता कि सीटें खाली रहे। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो सेनेट का इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर भी अभी तक सीटें खाली हैं। कोई ऑप्शन बचा है अब इसका पीटीआई के पास? पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अयूब खान के दौर में कोई उस वक्त की ऑपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये वैसे ही है कायरा साहब के लिए अर्ज है कि जब ज़ियाउल हक के दौर में वो फॉरेन पॉलिसी भी बनती थी और सब कुछ हो रहा था, वो सब इलीगल था। लेकिन जाहिर सी बात है, एक जोर जबरदस्ती एक चीज हो रही थी, लेकिन उससे कोई भी नहीं डिनाई कर सकता था कि वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज भी वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कहना कि जी इसको कानून, पहली बात ये कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया, उस फैसले को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? उस फैसले को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया था कि उससे जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का खेल पूरा नहीं होता था। और ये कहना कि जी ये कानूनी बात है, कानूनी कैसे बात है? पहले आपने एक पार्टी को डिनाई कर दिया कि जी आप बल्ले पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और टोटल कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, और फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन किया। तो इन एनी केस दुनिया की तारीख में ऐसा पहला इलेक्शन है। एक तो 1985 में हुआ था पार्टीलेस इलेक्शन, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है वो यूनिक है। एक पार्टी के लिए पार्टीलेस और बाकी पार्टीज के लिए पार्टी बेस्ड। अब ये सब समझे थे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, कि ये हम बड़े आराम से ये जीत जाएंगे, इनको बल्ले का निशान नहीं है, हमें वो इतना बड़ा एडवांटेज है। लेकिन एक साइलेंट मेजॉरिटी ने जाके वोट डाला, और वोट डाल के उन्होंने जब रात को 9 साढ़े 9 बज गए, मेरा ख्याल है हम मौजू पे रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये गैर जरूरी गुफ्तगू मैं भी हर जमात के हर फर्द के खिलाफ कर लूंगा, जितने चाहेंगे कर लूंगा। अच्छा, तो कायरा साहब, अब मामला जो है वो सिर्फ एक बात जो अभी ज़ुबैर साहब ने की है, मैं उसी में अगर बढ़ाते हुए आपसे पूछ लूँ कि एक फ़ैसला 12 जुलाई का भी आया था, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? वो भी अदालती फ़ैसला था, कोई गुंजाइश नहीं बचती थी अमल दरामद ना होने की।
आप दुरुस्त फरमा रही है। और जुबैर साहब ने दुरुस्त कहा कि उस पर फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं। इसलिए एक तनाजा शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये हमारा इख्तियार है, हमने उस पर फैसला करना है। और फिर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को डिफेंड करते हुए वो रिव्यू में गया। ये रिव्यू पिटीशन आई, उस पिटीशन के अंदर आके ये फैसला हुआ। रिव्यू पिटीशन तो एक लीगल प्रोसीजर है ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उसका रिव्यू आ गया है और वो रिव्यू फाइनल हुआ है, तो उससे पहले कैसे फैसला हो जाता? अच्छा कायरा साहब, कैसे मुमकिन है कि उसके पहले अमल दरामद हो जाता? अमल एक मिनट सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का खेल पूरा ना होता। क्या खेल था जी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का? ये तो जुबैर साहब ही बता सकते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मेरी भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की सीटें हमें ना भी मिले, ये फैसला अदरवाइज रहता तो क्या हुकूमत गिर जाती? क्या हमारे अज़ाइम जो थे वो खराब हो जाते? क्या पंजाब की और हमारी सिंध की हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट गिर जाती? कुछ भी ना होता। सीटें अगर उनको भी मिलती तो क्या फर्क पड़ जाता? जुबैर साहब आप इसको कुछ तो चेंज नहीं होना था। इसकी वजाहत करेंगे ताकि मैं जरा कोई दूसरे सवाल पर आ जाऊं। ये खेल जो है ये सारे इसकी कड़ियां मिलती हैं बिल्कुल कब्जा करने के हवाले से। एक पार्टी को जो सबसे लार्जेस्ट क्या है, जरा खेल तो बता दें। जी हाँ, मैं बताता हूँ ना। जाहिर सी बात है आप लोगों ने इमरान खान को बाहर रखना था, ये खेल है। क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती थी, पीएमएलएन की, पीपीपी के तो फिर भी रहती थी। पीपीपी तो जेन्युइनली सिंध में जीती है। हमारी भी दो आंखें कान है, हम देखते हैं कि जी कौन कहाँ जीता है। एक आध सीट पर तनाजा हमेशा होता है, बट बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी वॉन इन सिंध। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, बट PMLN did not win in पंजाब। जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि सिंध में तो जेन्युइनली पीपल्स पार्टी जीती। क्या आप समझते हैं कि पंजाब में जेन्युइनली नून लीग जीती? देखिए सवाल ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से ऐसे हैं जिसपे हर इलेक्शन पे सवाल उठा। नहीं पंजाब को तो बताएं सर। इलेक्शन पे भी सवाल उठा। मैं स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। 2+2=4। ठीक है। हाँ, एक तरफ से एतराजात है, दूसरी तरफ से जवाब मौजूद है। इतना ही शफाफ होगा जितना पहले इलेक्शन होते रहे। खान साहब का अपना इलेक्शन डस्के में क्या किया था उनकी हुकूमत ने? अगर इस तरह पूछना है तो बहुत सारी मिसालें मैं देता जाऊंगा आपको। चलें, अब एक इंप्रेशन और आ रहा है कायरा साहब, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें कि आने वाले दिनों में PMLN को चूंकि 15 सीट मिली, आप लोगों को तो 4 मिली, आप लोगों की 70 सीट थी, 4 मिला के 74 हो गई, मगर PMLN की 125। अब मुझे नहीं पता, मैं उसको खेल तो नहीं कहूँगी जिस तरह से जुबैर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं प्लानिंग है कि अभी मज़ीद PTI के लोगों को सजाएँ होंगी, वो D सीट होंगी, तो PMLN को इतनी बरतरी दें कि उनकी डिपेंडेंसी टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए। ऐसा भी कोई चीज़ सुनने में आ रही है आपकी प्लानिंग? कुछ चीज़ें हम मुस्लिम लीग के साथ कोई हुकूमत पे शेयर तो कर नहीं रहे। मुस्लिम लीग की डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, हमें क्या एतराज है? ठीक है। अभी भी हमने अपने एतराजात अपनी जगह रखे, हमने अपने 26वीं तरमीम के ऊपर अपने एतराजात रखे, हमने बजट के ऊपर एतराजात रखे, फिर हमने कहा कि जी हम इस हालात में हालात का शिकार है, आज हम हुकूमत को अनसर्टन नहीं करना चाहते। कायरा साहब ये तो ठीक है, माजरत के साथ ये तो ठीक है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आज भी हुकूमत में नहीं है, कल भी नहीं होंगे, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए PMLN आपकी डिपेंडेंट है। आप कहीं ना कहीं अपने मुतालबात मनवा लेते हैं जैसे आपने बजट में मनवाए, लेकिन बहरहाल मोहम्मद जुबैर साहब आप ये मफरूजा ही सही, उसके अगर नहीं मनवा सकेंगे, फर्ज करें हम नहीं मनवा सकेंगे तो सो व्हाट, क्या फर्क आएगा? जी मोहम्मद जुबैर साहब ये मफरूजा ही सही, लेकिन क्या ऐसा कोई मफरूजा है, ऐसी चीजें हैं और रियली सो व्हाट अगर नहीं मनवा सकेंगे फॉर पीपल्स पार्टी? मंसूबा जो है, मेरा ख्याल है मंसूबा, मुझे नहीं पता कि इससे ये जो आप आई विल गो विद कायरा साहब, ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कोई ऐसी कोई बेसिस बनता है या नहीं बनता। लेकिन इतना जरूर है कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलके, और इसमें जाहिर है इनके साथी हैं MQM भी, ये तीनों मिल के एक पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम अथॉरिटेरियन कायम रखना चाहते हैं जिसमें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको अगले 10 साल तक बाहर रखें। और उस दौरान जाहिर है किसी को कुछ नहीं पता, कि इनको पता है कि सारी पॉपुलैरिटी खान साहब की वजह से है, और किसी तरह से वो खत्म हो जाएं और इनके मौज मेला जारी रहे अगले 10 साल 15 साल, जब तक पाकिस्तान में जाहिर है ये कब्जा करके रखे। मोहम्मद जुबैर साहब सर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कायरा साहब। 2018 से तरले कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सियासी जमातों के साथ बैठो, वे फॉरवर्ड निकालो,
हम तो उनका मतलब ये नहीं होता कि आपको नहीं दे रहे, हम तो बार बार उनको पीटीआई कहते हैं, वो पीटीआई का बिल्कुल कसूर है, लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है कि आप सुन ले जरा, जुबैर साहब जरा सुन ले, जुबैर साहब अगर पीटीआई गलत कर रहा है, जुबैर साहब जरा सुन ले, देखिए गुजारिश सुन ले। बिल्कुल पीटीआई की गलती आज गलती नहीं होनी चाहिए, ये दुनिया आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम तो बार बार उन्हें कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, ये पीटीआई और इमरान खान है जो फौज से लड़ भी रहे हैं, उनके खिलाफ बहास भी है और कहते हैं बात भी उनसे करनी है, जो सिविल सुप्रीमेसी के नारे भी उन्हीं से करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप भी उन्हीं से करते हैं, आपसे नहीं करते हैं, आपकी हुकूमत से प्रेसिडेंट ट्रंप भी करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है इमरान खान प्रेसिडेंट ट्रंप है, पूरी दुनिया को इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, वो ट्रंप साहब भी वही बात करते हैं, पूरी दुनिया भी वही बात करती है, फिर जाके कर लो बात, फिर मोहम्मद जुबैर प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हैं ना कि जी आप, लेकिन कैसे कर लो बात, जब एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाहती तो पीटीआई 10 दफा कहती है कि हमने बात करनी है, तो बात नहीं होगी। मैं बताता हूँ, एक मिनट ठहरे, मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी आर्मी से बात करते हैं, इमरान खान भी उनसे करते हैं, तो ट्रंप और इमरान खान एक हो गए ना। सर अभी तो ट्रंप बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए, हमने उनको रिकमेंड किया है नोबेल प्राइज के लिए। हमारे वजीर आजम से क्यों नहीं बात करते हैं, कह देना यार, आप जुबैर मुझे बात कर रहे दो, फिर आप हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मोहम्मद जुबैर और उससे बात करें आप, उधर तो आपकी हिम्मत नहीं है, जहां आप लोग नारेबाजी करते रहते हैं, मैं ऊंचा बोलूंगा मोहम्मद जुबैर, मैं ऊंचा बोलूंगा, आपको फिर नाराजगी होती है कि मैं नाराज होता हूँ, मैं बड़े सब्र से आपकी बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर रोना क्या, फिर जाके उनसे बात कर ले। चले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कह रहे मुझे प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करना है, अगर नहीं तो हम तो ये कर सकते हैं कि हम सियासी मशवरा दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मशवरे चारों तरफ से ये हैं कि पीटीआई को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, उसको सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे, और ये जो रट है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब से भी पूछेंगे कि क्या कोई अभी ऐसा चांस है कि पीटीआई से सियासी मुज़ाकरात का बाकायदा दोबारा आगाज़ हो। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया आइनी बेंच का, जिसमें जो रिज़र्व सीट्स थी वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी, बल्कि जो दीगर पार्टीज़ हैं जिनमें पहले भी ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, अब उनको मिलेंगी। अब जो नए नंबर्स हैं, पीएमएलएन की 110 थी, 15 उनको ऐड हो गई, उनकी पार्टी पोजीशन जो है नेशनल असेंबली में 125 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 70 सीट्स थी, 4 मिलेंगी, 74 हो गई। एमक्यूएम 22 थी, उनको कोई नहीं मिली, 22 ही हैं। JUIF 8 थी, 3 मज़ीद मिलेंगी, 11 हो गई। आने वाला वक्त कुछ कहने में सुनने में यह आ रहा है कि कुछ मज़ीद सीट्स में इजाफा होगा, कुछ मज़ीद लोग नाअहल होंगे पीटीआई के। अब पीटीआई इस वक्त मौजूद नहीं है, देखा जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है लेकिन वो पार्लिमानी जमात नहीं है, इसलिए वो महरूम रही रिज़र्व सीट से। क्या आने वाला पॉलिटिकल सिनेरियो बनने जा रहा है? खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट पीएमएलएन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कॉमर्स एंड एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, अब ये एक बहस तो चल पड़ी है जिसको बड़ा जाहिर सी बात है कंडेम भी किया है पीटीआई ने कि जी वो जो 12 जुलाई का फैसला कलअदम किया वो हमारे हक़ में था, और अगर वो नहीं भी होता तो ठीक है आप नशिस्तें खाली रहने देते, लेकिन ये कोई आइन नहीं था, कोई कानून नहीं था। जिस तरह से सीट्स की बंदर बांट हो गई कि लो तुम इतनी ले लो, तुम इतनी ले लो, तुम इतनी ले लो, ये आपको लगता है कि ये सही है? कोई आइन और कानून का कोई शेल्टर है इसको? जी नहीं, ये ग्रे एरिया है कि पहली बात तो ये है कि जो 12 जुलाई का फैसला था, मैं तो उस पर लिख भी चुका हूँ कि वो बिल्कुल उसकी कोई आईनी और कानूनी बुनियाद नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले की।
तो बहुत कम सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेस था कि वो उसको उसमें नई इख्तरा कर सकते, लेकिन उन्होंने बहरहाल जो है एक बहुत मेरे ख्याल में जो है वो फैसला ऐसा दिया जो कानून और शवाहिद पर मबनी नहीं था। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों को सीटें देने की बात है, वो कानून में कोई वाज़ेह जगह नहीं है कि ये ऐसे ही होगा या ऐसे नहीं भी होगा। तो लिहाजा वहां कोर्ट ने अपनी एक सवाबदीद इस्तेमाल किया या इलेक्शन कमीशन ने सवाबदीद इस्तेमाल की, और पीटीआई जो इस सारे मामले में वो एक फरीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया कर दिया कि अगर पिछले साल 12 जुलाई से अब हम बात करें जब जून खत्म होने के, तो एक साल तकरीबन ये मामला जो है ये पेंडिंग रहा है, और अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद रहते और इस इशू को एजिटेट करते, तो गालिबन हुकूमत जो है वो इस पर जरूर गौर करती कि हम इस मामले पर लेजिस्लेट कर दें। देखिए, जहां भी कोई ऐसी जगह हो जहां एक कानून में ग्रे एरिया हो और बात वाजे ना हो, तो दो ही तरीके हैं, या तो मुकन्नना जो है उसमें कानून बना दे या फिर जो है कोर्ट उस पर फैसला दे दे। तो लिहाजा उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि जब हम नेगोशिएट कर रहे थे और कुछ देर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे थे, कि वो इस इशू को एजिटेट करके बड़े एहसन तरीके से इसको हल किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने चूंकि फिर नवंबर में एक तसादुम का रास्ता और एजिटेशन का रास्ता अपनाया, जिसका नतीजा ये है कि अब उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नज़र में एक दुरुस्त कानूनी फैसला किया है। ये और इशूज हैं कि भी जिस बुनियाद पे इसको कहा जाता है, जितनी भी क्रिटिसिज्म की बुनियादें हैं वो कानूनी नहीं है, और अगर आपने कानून को चैलेंज भी करना है तो वो उस फैसले को देखना पड़ेगा जिसके तहत तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में जो हिस्सा लिया और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, आपको बार ये देखा जिन आपके नाजरीन ने उस कार्रवाई को, तो बार बार कोर्ट ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने सरबराह ने अपनी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उनको ये सीटें कैसे दी जा सकती। अच्छा, तो ये बात वैसे सर बात आपकी ठीक है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि ये ग्रे एरिया है जिस पे ज़ाहिर है कोई कानून नहीं है, लेकिन जो फैसले की आप जिसकी बात कर रहे हैं कि उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे जाना पड़ा, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने सरबराह ने अपनी पार्टी से नहीं लिया, वो तो बल्ले के निशान पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बल्ले का निशान आखिर में लिया गया। फिर जस्टिस काजी फाइजी सर ने यह भी कहा कि गलत इंटरप्रेटेड किया इलेक्शन कमीशन ने, मैंने बल्ले का निशान लिया था। तो पीटीआई तो खैर ये बड़ा अवाम है, अब इस बहस में क्या जाना जब आगे मामला बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सीट्स खाली भी रखी जा सकती थी, ये भी एक तरीका हो सकता था, जिस तरह से सेनेटर में खाली केपी के इलेक्शन नहीं हुए। देखिए, अगर तो कोई देखिए नहीं, मैं कह रहा कि अगर हुकूमती इत्तेहाद की और पीटीआई की कोई गुफ्तगू जारी होती जिसके तहत हम कोर्ट को ये रिपोर्ट कर सकते कि ये मामला, इस पर कौमी असेंबली और सेनेट लेजिस्लेट करेंगे, तो लिहाजा आप इसको जो है फिलहाल खाली छोड़, ठीक है। लेकिन जब एक जमात जो है जो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हुए किसी भी किस्म की गुफ्तगू और अपने जो उनके सियासी हम सब उनके कॉलीग्स हैं, कॉलीग से गुफ्तगू करने से इनकारी हैं और मफरूर हैं, तो फिर ये मामला इसीलिए यहाँ तक पहुंचा है कि उनकी जो सियासी विजडम थी वो उन्हें यहाँ इस नहज पर ले आई। अच्छा सर, तो आप जो ये बात कर रहे हैं और ये बहुत डेफिनेटली इट मेक्स सेंस, जो कि अगर ये मुज़ाकरात कर रहे होते तो फिर कोई लेजिस्लेशन हो सकती थी, और जो ग्रे एरिया था उस पर हम कोई लेजिस्लेट कर लेते और फिर बाद में अदालत में इसको कर देते। तो क्या किसी के बैक ऑफ माइंड में या एजेंडा में ये था कि अगर ऐसा हुआ तो ये इस ऑप्शन को इस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है, या पीएमएलए ने ये सोचा हुआ था? जी नहीं, देखिए, ये तो सारा जो एजेंडा था ये पीटीआई ने टेबल पर रखना था, लेकिन उनका एजेंडा इतना जो है वो मैक्सिमलिस्ट था और इतना वो महदूद था अपने बानी चेयरमैन की ज़ात तक, कि उन्होंने जो आगे की जो सियासत थी, आगे की जो बसीरत थी, वो नहीं कर पाए, और उन्होंने और इशूज के बारे में नहीं गौर किया। बिल्कुल ठीक है। अब सर कहा यह जा रहा है, कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया कि हमारे पास ज़्यादा सीट हो गई है, हमें कानून साजी करने में ज़्यादा आसानी होगी। 27वीं अमेंडमेंट का यानी 27th अमेंडमेंट की भी बाज़गश्त है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि कोई 27th अमेंडमेंट भी आने वाली है? जी नहीं, इस वक्त तो देखिए, अमेंडमेंट फॉर द सेक ऑफ अमेंडमेंट तो नहीं आनी। अगर कोई ऐसी रुकावट आ रही हो जिसके लिए आइन में तब्दीली करनी है,
तो उसके लिए फिर आपको ये मेजॉरिटी दरकार है। तो असल तो आई थिंक जो चैलेंज था 26वीं आईनी तरमीम का, वो तो पास कर लिया गया था, तकरीबन 8-9 माह हो गए उसको। उसके बाद तो फिलहाल तो ऐसी अर्जेंसी नहीं है आइन में तब्दीली की। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। ये डिस्कस हो रहा है कि क्या हमें नए सूबे बनाने की जरूरत है, क्या उससे जो है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, और दूसरे यानी काफी कहते हैं कि वसत वाले सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कोई फौरी अर्जेंसी नहीं है आइन में तरमीम। ठीक है। अब सर सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी तो मज़ीद मामलात ख़राब होंगे, यानी जो 9 मई वाले हैं जिनके नाम हैं शायद ज़मानतों में हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हों, फिर उन पर उनको सज़ाएँ हों, वो डी सीट हो और फिर इलेक्शन हो, फिर PMLN की एक मजबूत जो है वो हुकूमत बन सके। लेकिन ज़ाहिर है ये सारी स्पेकुलेशन है, तो मेरा ख्याल है अभी क़ब्ल वक्त इस पर बात करना शायद अब मुनासिब भी नहीं है। लेकिन अब ये जो PTI है इसका करना क्या है? मतलब अब ज़ाहिर है वो पार्लिमान में इस तरह से अपनी शनाख्त हो चुकी है, मुज़ाकरात के रास्ते वो बंद कर चुके हैं। क्या अभी भी किसी फोरम से, हुकूमती फोरम से, गवर्नमेंट साइड से उनको मुज़ाकरात की दावत आप लोग देने में इंटरेस्टेड हैं, या बस जो उन्होंने बोया था वो काटते रहें? ये आज जब हम बात कर रहे हैं तो PTI ने क्या करना है? उन्होंने सवात में डूबते हुए सयाहों को बचाने का इंतजाम करना। कितना भयानक वाकया हुआ है, पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। तो ये हम क्यों भूल जाते हैं कि PTI सिर्फ इस्लामाबाद में है या वफाक में है, वफाक में हमलावर है। जिस सूबे में 12 साल से उस सूबे में रहने वाले मेरे भाई और बहन, और वो सब सयाह जो दूसरे सूबों से वहां जाते हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी, अमन की जिम्मेदारी, तालीम की जिम्मेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जिम्मेदारी, रेस्क्यू के इदारे फाल करने की जिम्मेदारी, वो क्यों नहीं पूरा करते? उस पर क्यों नहीं मुकाबला करते? बार बार हमलावर होने की बातें क्यों करते हैं? तो लिहाजा अब देखे ना, ये इस किस्म की बातें आई कि जो रेस्क्यू की गाड़ियां थी वो चूंकि पिछले साल 26 नवंबर को इस्लामाबाद पर हमले में इस्तेमाल हुई थी, तो कुछ अभी तक जो हैं वो जो पुलिस ने उनको कैप्चर किया हुआ है, और अभी तक वो चूंकि कानूनी तौर पर मामला हल नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने कैप्चर किया हुआ है वो जो गाड़ियां थी, गालिबन जो कि गाड़ियां थी, तो वो इशू ये है कि उनको ये चाहिए, उनको ये नहीं, किसी ने रिलीज कराने की। वो तो देखिए ना, जो एक्चुअल आप PTI का जो है वो नुक्ता नजर देखिए। अभी बजट की पूरी डिबेट हुई है पिछले 1 महीने में। पाकिस्तान के अवाम की फलाह तो उनका एजेंडा ही नहीं। पाकिस्तान के अवाम की प्रायोरिटी नहीं, उनकी प्रायोरिटी तो एक सियासी इंतशार और अपने जो बानी चेयरमैन है उसकी जात तक वो महदूद है। तो असल इशू ये है कि उनके लिए जो आई थिंक बहुत अच्छा एजेंडा है कि वो हाकिमियत पर तवज्जो दें। और मैं फिर कहूंगा कि जो भी हुआ उसके बावजूद हम चाहेंगे कि वो आकर हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठें और आने वाली लेजिस्लेशन को डिस्कस करें कि हमने इंतखाबात का निज़ाम किस तरह बेहतर बनाना है। अगर उनके पास आज भी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई तजावीज़ हैं, दहशतगर्दी को से लड़ने की तजावीज़ हैं। देखिए, दहशतगर्दी उनके सूबे में हो रही है और उनके वज़ीर आला फरमाते हैं कि हम तो दहशतगर्दों से लड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है इसमें तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, क्या चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑन कार्ड है? जी, इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जैसी कोई तजवीज़ या सोच नहीं है। जिसके पास मेजॉरिटी है वो रहेंगे। और देखिए ना, कहते थे बजट हर चीज को बड़क बना दिया है, हर चीज को धमकी बना दिया है। वो ये नहीं सोचा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है उसके साथ 4 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों की जिंदगियों का सवाल है। आप हर चीज को सियासत का ईंधन मत बनाइए और उस पर संजीदगी से बात करें। हम भी संजीदगी से बात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके टाइम का हमसे बात करने का। एक दफ़ा फिर उन्होंने कि गवर्नेंस के मामलात पर बात करें, माशी मईशत के मामलात पर बात करें, दीगर इशूज़ पे बात करें, लेजिस्लेशन पे बात करें, तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन ये वाली जो सियासत है, जो एजिटेशन की जो सियासत है, इसको PTI को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।